इंग्लैंड और इंडिया के बीच होने वाले चौथा टेस्ट मैच जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर खेला जाएगा। ये चौथा टेस्ट मैच जो जहां तक आते-आते इंडियन टीम ही 2-1 से हार करके सीरीज में पीछे तो चल रही है, लेकिन कई सारी इंजरी अपडेट्स हैं इंडियन टीम की तरफ से। तो क्या प्लेइंग 11 बनता दिखाई पड़ रहा है? क्या करुण नायर खेलते दिखाई पड़ेंगे? क्या उनकी जहां पर साई सुदर्शन खेलेंगे? और साथ ही साथ बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर जाकर के देखें तो आकाशदीप तो बाहर हो ही चुके हैं। अर्शदीप जो फिलहाल तो नहीं खेल रहे थे, लेकिन फिलहाल जिनकी संभावना थी खेलने की आज के इस मैच में, वो भी चोटिल होकर के बाहर हो चुके हैं। नीतीश रेड्डी बाहर हो चुके हैं। तो उनकी जहां पर प्लेइंग 11 में कौन आता दिखाई पड़ रहा है? कुलदीप यादव को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसको तो बताऊंगा। और क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है उसको हम समझेंगे इंडियन टीम की तरफ से। जबकि इंग्लैंड की टीम की तरफ से आज के इस मैच के लिए प्लेइंग 11 48 घंटे पहले ही अनाउंस कर दिया गया है। तो क्या बैटिंग ऑर्डर होगा और क्या चेंजेस उसमें हुए हैं उसको डिस्कस करते हुए हर एक प्लेयर के बारे में हर वो डेटा और एनालिसिस हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर करेंगे। पिच रिपोर्ट को समझते हुए उसकी बेसिस पर, जिसके दम पर ना सिर्फ आपकी स्मॉल लीग की टीम शानदार बन पाएगी बल्कि ग्रैंड लीग की टीम भी जबरदस्त बना पाएंगे। तो पूरा शुरू से अंत तक ये वीडियो देखिएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि चौथा टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर 23 जुलाई को शाम को 3:30 बजे से यह मैच स्टार्ट होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। वहां की लोकल टाइम के हिसाब से तो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। लेकिन जहां पर पिछले जो चारों टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, एक बार फिर से वही टिपिकल इंग्लिश पिचेस यहां पर आपको हमेशा से देखने को मिलेंगी। जैसे रिजल्ट्स वहां पर देखने को मिलते हैं कि जनरली जो भी टीम उस पर्टिकुलर टेस्ट मैच में पहली इनिंग में बैटिंग करती है, वो पिछले चारों टेस्ट मैचेस या तो हारी है या तो मैच ड्रॉ करा करके निकल पाई है। लेकिन अगर आप देखें उन चारों टेस्ट मैच के स्कोर कार्ड, तो अगर आप देखें तो इस वाले टेस्ट मैच में श्रीलंका और इंग्लैंड वाले मैच के अंदर वहां पर श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड ने उस मैच को जीता, जहां पर ये 5 विकेट से जीतने में कामयाब हुई थी, जहां पर इनको 205 के स्कोर को चेज करना था आखिरी इनिंग के अंदर। और सेकंड इनिंग और फोर्थ इनिंग में बैटिंग यहां पर इंग्लैंड की टीम ने करी थी, जबकि पहली इनिंग में और थर्ड इनिंग में वहां पर श्रीलंकन टीम ने बैटिंग करी थी और उसने भी पहली इनिंग में 236, तो थर्ड इनिंग में आकर के अपनी सेकंड इनिंग में आकर के 326 का स्कोर खड़ा किया था। और उसके अलावा सेकंड लास्ट मैच जो कि एसेस का हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, जहां पर इंग्लैंड ने 592 रन बनाए थे 370 रन के जवाब में जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 214 रन बना करके 5 विकेट तक जब पहुंची, उसके बाद मैच ड्रॉ हो गया। इसका कोई नतीजा निकल करके तो नहीं आया। लेकिन बाकी और 2 मैचेस यहां पर जो खेले गए साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका को पारी से और 85 रन के बड़े डिफरेंस से हराया। और यहां पर देखेंगे तो पाकिस्तान इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में, जबकि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से अगर आप देखें पहली इनिंग के अंदर बहुत ज्यादा पीछे हो गई थी, लेकिन स्टिल वहां पर जो पाकिस्तान जो सेकंड इनिंग में आकर के, यानी कि उस मैच के थर्ड इनिंग में आकर के 169 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, तो उसके बाद जो इंग्लैंड को 277 रन का लक्ष्य मिला, उसको उन्होंने 7 विकेट खो करके पार कर दिया और 3 विकेट से उस मैच को जीता। और इन्हीं चारों टेस्ट मैचेस में हमने साफ साफ देख लिया है कि अभी तक उस पर्टिकुलर टेस्ट मैच में जिसने भी पिछले चारों टेस्ट मैचेस में सेकंड इनिंग में बैटिंग करी है, 4 में से 3 मुकाबले उसने जीते और केवल एक मैच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का यहाँ पर ड्रॉ हुआ है। बाकी उसमें स्पिन को 27, मतलब कोई खास बड़ा रोल स्पिनर्स के यहाँ पर भी होता नहीं, लेकिन पेस को मिली है 97 विकेटें, जिसमें पहली इनिंग में 33, सेकंड इनिंग में 27, थर्ड इनिंग में 31, फोर्थ इनिंग में केवल 6 विकेटें और फोर्थ इनिंग में स्पिन को भी केवल 6 विकेटें मिली हैं पिछले 4 टेस्ट मैचेस में, जिसमें से एक बार तो यहाँ पर फोर्थ इनिंग आई ही नहीं थी। तो साफ साफ जैसा आपने पिछले तीनों टेस्ट मैचेस में देखा कि पहले दिन थोड़ा बहुत तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प होगा, तो विकेट निकालना उनके लिए आसान होगा। लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बैटिंग करने के लिए कंडीशंस और बेहतरीन होती चली जाएगी। लेकिन चौथे दिन और पांचवें दिन आकर के निश्चित तौर पर वहां पर बॉलर्स फिर से गेम में आ सकते हैं। डिपेंड करेगा कैसी पिच प्रोवाइड करवाई जाएगी। हालांकि जो पहली पिक्चर्स आई हैं अभी तो उस पर घास छोड़ी गई है, लेकिन वो निश्चित तौर पर मैच के स्टार्ट होने के पहले काफी कम कर दी जाएंगी। तो जो पिच प्रोवाइड कराई जाएगी आज के इस टेस्ट मैच के लिए, चूंकि एक और बात भी आपने देखा है पूरे सीरीज के अंदर ना, कि जैसे पहले इंग्लैंड के अंदर पिचेस मिलती थी, उसके मुकाबले अब ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस देखने को मिली हैं पिछले तीनों टेस्ट मैचेस में। वो चीज आपको यहां पर भी फॉलो होती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो कैसी पिच रहेगी उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस की बात कर दूंगा, और उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से लिंक्स को क्लिक करिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के ज्वाइन करिए। और फिलहाल ये देखिए इंडियन टीम का और इंग्लैंड की टीम का जो पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है। पॉसिबल प्लेइंग 11 तो केवल इंडिया के लिए कहना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने अपना ऑफिशियल प्लेइंग 11 इस मैच के लिए अनाउंस कर दिया गया है। और जो पिछले टेस्ट मैच में इनका प्लेइंग 11 खेला था, जहां पर शोएब बशीर चोटिल हो गए थे, उनकी यहाँ पर रिप्लेसमेंट आए थे लियम डॉसन, उन्हीं को उनकी जहां पर प्लेइंग 11 में रखा गया, जो कि राइट हैंडेड बैटर भी हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी हैं। बाकी पूरी की पूरी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सिमिलर रहेगी जो थर्ड टेस्ट मैच में थी, जहां पर जैक क्रॉली और साथ ही साथ वहां पर बेन डेगेट ओपन करेंगे। ओली पॉप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन
स्टोक्स, जेमी स्मिथ और उसके बाद लियम डॉसन और उसके बाद यहाँ पर क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स और जोफ्रा आर्चर। और लियम डॉसन के आने की वजह से ना इनकी बैटिंग और मजबूत हो गई है, क्योंकि शोएब बशीर उतनी अच्छी बैटिंग के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन एक प्रॉपर बहुत ही अच्छे बैटर है जो अच्छी बैटिंग फॉर्म में भी हैं। और इंग्लैंड की टीम के प्लेइंग 11 को समझ लेने के बाद इंडिया की तरफ से क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 होगी, इंग्लैंड का तो कंफर्म प्लेइंग 11 था, तो यहाँ से तो जायसवाल, केएल राहुल तो पक्के तौर पर खेलते दिखाई पड़ेंगे। मुझे लगता है कि करुण नायर को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए भी और मिलेगा भी, जहां तक मुझे लगता है। हालांकि पिछले टेस्ट मैच में जिस तरह से इन्होंने पारियां खेली और सेकंड इनिंग में जिस तरह से आउट हुए, उसका काफी बड़ा हाथ था इंडियन टीम के हारने में। और बाकी शुभमन गिल तो कप्तान है ही, ऋषभ पंत जो कि चोटिल हो गए थे पिछले वाले टेस्ट मैच में, यहाँ पर कई बार ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग करते दिखाई पड़े थे, लेकिन अभी कल जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है ना, वहां पर उन्होंने पूरी तरह से विकेट कीपिंग भी करी है, बैटिंग भी करी है और पूरी तरह से 100% फिट दिखाई पड़े थे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ऋषभ पंत की जो उंगली की चोट थी पिछले टेस्ट मैच में, वो इनको विकेट कीपिंग के लिए दिक्कत देगी अगर, तो ये केवल एज अ बैटर खेलेंगे और तब विकेट कीपिंग करेंगे वहां पर ध्रुव जुरेल इनके यहाँ पर प्लेइंग 11 में आकर के, नीतीश रेड्डी की जगह पर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीतीश रेड्डी भी चोटिल होकर के बाहर हो चुके हैं इस टेस्ट मैच से। बाकी जडेजा रहेंगे ही। वाशिंगटन सुंदर ने पिछले टेस्ट मैच में जैसी सेकंड इनिंग में, इंग्लैंड के सेकंड इनिंग में और उस मैच के थर्ड इनिंग में बॉलिंग करी थी, 4 विकेट ली थी, उसके हिसाब से तो लगता है कि खेलेंगे। इनके यहाँ पर कुलदीप भी आ सकते हैं। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे आज आकाशदीप की जगह पर, या तो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर जो एक और रिप्लेसमेंट बुलाया गया है आकाशदीप की ही, उनके अर्शदीप की जगह पर अंशुल कंबोज को, वो भी खेल सकते हैं। बाकी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज तो रहेंगे। और जसप्रीत बुमराह जिनके बारे में कहा गया था अल्टरनेट मैचेस में खेलेंगे, वो फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी वजह से इस टेस्ट मैच में उनके खेलने के चांसेस पूरे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो बेंच पर प्लेयर है, जिसमें अंशुल कंबोज के आज डेब्यू करने के चांसेस बहुत हाई हैं, इन्होंने भी फुल फ्लेजेड बॉलिंग प्रैक्टिस करी है। जो प्रैक्टिस सेशन मैंने देखा वहां पर हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा के जगह पर यही प्लेइंग 11 में खेल जाएं, और बाकी साई सुदर्शन भी हो सकता है नंबर 3 पर, या तो करुण नायर की जगह पर या तो ध्रुव जुरेल की ही जगह पर। अगर ऋषभ पंत 100% फिट होते हैं तो ध्रुव जुरेल की जगह पर यही आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे, एक्चुअली नीतीश रेड्डी की जगह पर कहना चाहिए। बाकी कुलदीप यादव के भी चांसेस काफी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं आज की इस मैच में, ये भी काफी फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वाशिंगटन सुंदर की जगह पर खेल सकते हैं। बाकी शार्दुल ठाकुर के चांसेस बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं खेलने के, या तो अभिमन्यु ईश्वरन के भी। आकाशदीप तो कंफर्म है कि इस टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल है नहीं। बाकी अर्शदीप बाहर हो चुके हैं, नीतीश रेड्डी बाहर हो चुके हैं, ये चीजें आपको पता चल भी चुकी होंगी और आपको मैंने बता भी दी। तो ये एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रहेगी। तो आगे आएंगे हम आंकड़ों की तरफ, जिसमें सबसे पहले इंग्लैंड की टीम की बात करेंगे। और ये इनके जो प्लेयर्स हैं जो प्लेइंग 11 के अंदर खेलेंगे, इनका करियर का आंकड़ा अगर आप देखना चाहें इस टेस्ट सीरीज के स्टार्ट होने के पहले, तो आप देख सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर काफी जरूरी भी है। देखना चाहें तो निश्चित तौर पर आपको एक आइडिया भी लगेगा कि क्या एक्सपीरियंस ये लोग लेकर के आए थे, और उसके बाद इस सीरीज के अंदर इन लोगों ने 3 खेले गए टेस्ट मैचेस में किया क्या, उसका डेटा अब आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जिसमें पता चलेगा कि बेन डकेट निश्चित तौर पर अभी तक के 3 टेस्ट मैच की 6 इनिंग्स खेली है इन्होंने इंडिया के खिलाफ, जिसमें केवल पहले टेस्ट मैच में 62 और 149 रन के 2 बढ़िया पारियां खेली, उसके बाद ये कभी चले नहीं। 23-12, 0-25 की पारियां खेल चुके हैं पिछले 2 टेस्ट मैचेस में, बिल्कुल भी काम आई नहीं इनकी पारियां। बाकी जैक क्रॉली की बात करें तो केवल एक अच्छी इनिंग पहले वाले टेस्ट मैच में इनकी आई थी, उसके बाद कुछ खास कमाल कभी कर नहीं पाए। ओली पॉप के साथ भी वही दिक्कत रही, केवल एक अच्छी इनिंग इनकी भी आई है। और उसके साथ साथ जो रूट की बात करें तो ये कंसिस्टेंटली अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े पूरे सीरीज के दौरान, और पिछले टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग में तो सेंचुरी भी लगा दी थी। और उसके बाद आते हैं हैरी ब्रूक की तरफ, ये भी केवल 2 अच्छी इनिंग्स अभी तक खेल पाए हैं 6 इनिंग्स में से, तो कंसिस्टेंसी इनके बैटिंग लाइनअप में आपको देखने को नहीं मिलेगी, केवल जो रूट को छोड़ करके। बाकी हैरी ब्रूक के बाद बेन स्टोक्स की बात करें तो ये भी 44, 33, 0, 33, 20 और 33 की पारियां, यानी कि बड़े पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे अपने 6 स्टार्ट को। बॉलिंग जरूर अच्छी करी है, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, तो बॉलिंग के तौर पर और ओवरऑल एज अ ऑलराउंडर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं जो रूट के साथ, जिनको आप 100% अपने टीम में लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। और एक और कंसिस्टेंट प्लेयर कोई रहा है तो वो रहे हैं इनके विकेट कीपर बैटर जेमी स्मिथ, जिन्होंने पिछले वाले मैच में दोनों इनिंग्स में मिला करके 59 रन बनाए। उसके पहले वाले टेस्ट मैच में 184, 88, उसके पहले टेस्ट मैच में 40 और 44 नाबाद, और एक्चुअली काफी डोमिनेटिंग दिखाई पड़े इंडियन बॉलर्स के ऊपर। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर लियम डॉसन, जो कि इंक्लूड किए गए हैं, और इनका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो अभी काउंटी क्रिकेट में आखिरी के 2 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं उसमें ना सिर्फ 5 विकेट यहाँ पर, 1 विकेट यहाँ पर लिया, बल्कि 27, 60 नाबाद, 139 रन की पारियां भी खेली है। मतलब एक फुल फ्लेजेड बैटर के तौर पर भी काफी शानदार काम किया है इन्होंने, तो ये भी काफी अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बाकी क्रिस वोक्स, ये पहले टेस्ट मैच में तो कुछ खास नहीं कर पाए, केवल 1 ही विकेट ले पाए, दूसरे टेस्ट मैच में केवल 2 विकेट ले पाए, लेकिन पिछले टेस्ट मैच में और खास करके सेकेंड इनिंग के दौरान काफी बेहतर दिखाई पड़े। और चूंकि ये बैटिंग भी कर लेते हैं तो इनका एक एडवांटेज देता है, तो क्रिस वोक्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में से एक होंगे। और उसी तरह से ब्रायडन कार्स और जोफ्रा आर्चर जिन्होंने पिछले वाले टेस्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी, टोटल 5 विकेट चटकाए, और साथ ही साथ ब्रायडन कार्स जिन्होंने बॉलिंग से तो केवल 3 ही विकेटें ली, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाफ सेंचुरी भी लगाई। और
और उसके पहले वाले टेस्ट मैच में टोटल 2 विकेटें ली थी। उसके पहले वाले टेस्ट मैच में टोटल 3 विकेटें और 1 विकेट यानी कि 4 विकेटें ली थी। तो इन दोनों में से भी किसी भी एक को आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जोफ्रा आर्चर ज़्यादा लीथल ऑप्शन होंगे, लेकिन ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो आप ब्रायडन कार्स के साथ जाइए। तो मेरे हिसाब से यही 5 प्रॉपर ऑप्शन हैं जिसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि या तो ब्रायडन कार्स या तो जोफ्रा आर्चर में से कोई एक ही ट्राई करिएगा, या जोफ्रा आर्चर को लेके जाना ही चाहते हैं तो क्रिस वोक्स से ब्रायडन कार्स में से भी कोई एक लेके जा सकते हैं। तो ये 5 प्रॉपर ऑप्शन रीसेंट फॉर्म को देखते हुए हमारी टीम में आते हुए इंग्लिश प्लेयर दिखाई पड़ते हैं। निश्चित तौर पर उनके अलावा कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि इस पूरी टीम के अंदर अगर आप देखें ना तो 25 का एवरेज है। हेड टू हेड की अगर हम केवल बात करें तो इंडिया के खिलाफ ओली पोप का बैटिंग एवरेज 25 है, 29 है, 33 है। जैक क्रॉली और बेन डकेट का भी तो आंकड़े बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है, किसी के अच्छे हैं तो जो रूट के हैं जो निश्चित तौर पर 57 के एवरेज से इंडिया के खिलाफ रन बनाते हैं। हैरी ब्रूक के आंकड़े भी ठीक ठाक है, 3 मैच 314 रन, 158 का हाईएस्ट स्कोर जो इसी सीरीज के सारे आंकड़े हैं। और आपने देखा कंसिस्टेंसी इनके साथ भी बिल्कुल नहीं रही है। बाकी बेन स्टोक्स निश्चित तौर पर 24 में 51 विकेटें भी है, 1100 से ज्यादा रन भी हैं, तो ये दूसरे बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। जेमी स्मिथ ने तो सीरीज में कमाल का काम किया ही है। बाकी क्रिस वोक्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि ना सिर्फ ये इंडिया के खिलाफ हालांकि 12 मैच में 30 ही विकेट हैं, लेकिन बल्ले से भी 380 रन है। और साथ ही साथ इस मैदान पर भी अगर आप इनके आंकड़े देखें तो 7 मैच 221 रन, 84 नंबर का हाईएस्ट स्कोर है। और उससे भी बड़ी बात 35 विकेटें भी हैं। ये ग्राउंड इनकी बॉलिंग को काफी सूट करता है और इसी वजह से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे भी। और इवन बाकी प्लेयर के भी आंकड़े देखें ना तो जेमी स्मिथ इस ग्राउंड पर एक टेस्ट मैच खेले हैं और 150 रन बनाया है, जिसमें एक इनिंग में 111 रन की पारी और एक इनिंग में बाकी 39 रन बनाए हैं। तो कमाल का काम इन्होंने यहाँ पर भी कर रखा है। बेन स्टोक्स के भी आंकड़े इस मैदान पर 8 मैच पर 579 रन, 52 का जबरदस्त एवरेज, 11 विकेटों के साथ शानदार है। बाकी हैरी ब्रूक ने भी इस मैदान पर 2 टेस्ट मैचेस में केवल 149 रन ही बना रखे हैं, तो उतना प्रभाव छोड़ा नहीं है। बाकी जो रूट वो इस ग्राउंड पर भी 65 के एवरेज से 11 मैच 978 रन बना चुके हैं, 4 विकेटें ले चुके हैं। बाकी आंकड़ों में अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल नहीं चले यहाँ पर बेन डकेट, यहाँ पर जैक क्रॉली के आंकड़े ठीक ठाक है। यहाँ पर अगर आप देखें ओली पोप के आंकड़े काफी एवरेज हैं, लेकिन कॉमन वही नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं बार बार जो आपको मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं। बाकी जो 2 खिलाड़ी बचे, ब्रायडन कार्स ने इंडिया के खिलाफ 3 मैच में 109 विकेटें ले रखी हैं, 117 रन बना रखे हैं। और वही सेम 3 मैचेस में 9 विकेटें यहाँ पर जोफ्रा आर्चर की भी हैं, और जो कि इस मैदान पर भी 3 मैच में 8 विकेट ले चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादा सेफर ऑप्शन है कि ब्रायडन कार्स के साथ आप चले जाइए, जो अगर बॉलिंग से विकेट लेंगे तो वो तो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर बैटिंग भी कर लेते हैं अच्छा खासा और जोफ्रा आर्चर से तो बेटर बैटिंग कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक और एडवांटेज इनके साथ आता है। तो ये 5 प्लेयर हैं जो कि आपके लिए बेस्ट होंगे। बस डिपेंड करेगा कि आप चाहे तो ब्रायडन कार्स को लेकर जाइए, चाहे जोफ्रा आर्चर को, चाहे क्रिस वोक्स को, इन तीनों में से कोई 2। अब किसको लेकर के आप जाना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। मैं फिलहाल ब्रायडन कार्स और क्रिस वोक्स को प्रेफर करूंगा। तो ये सारे आंकड़ों के बेसिस पर और जो भी चीजें हमने पिच रिपोर्ट में समझी उसके बेसिस पर 5 प्लेयर हमारे पक्के हो जाते हैं इंग्लैंड की तरफ से बहुत ही इजीली, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन प्लेयर बैटल के भी आंकड़े देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं कि बेन डकेट इस पूरे सीरीज के अंदर एक बार जो जसप्रीत बुमराह पर, एक बार सिराज पर, एक बार शार्दुल ठाकुर पर और 2 बार आकाशदीप पर आउट हुए हैं। और उसमें से ओवरऑल आंकड़े भी देखें तो बुमराह को इन्होंने अच्छा खेला है, ओवरऑल 198 गेंद पर 123 रन बना करके 2 बार केवल आउट हुए। इवन सिराज पर भी जबरदस्त आंकड़े हैं इनके, लेकिन शार्दुल पर कमजोर पड़े हैं। 3 बार आकाशदीप पर आउट हो चुके हैं ओवरऑल पूरे करियर में, और 2 बार तो इसी सीरीज में 30 गेंद पर केवल 15 रन बना करके। तो इनको गेंदें वो दिक्कत करती हैं जो स्विंग करती हैं। और उसके साथ साथ कुलदीप पर भी 3 बार आउट हो चुके हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें जैक क्रॉली के आंकड़े, तो दिक्कतें अगर इनको रही तो हो रही है बुमराह के ऊपर, वो रही है प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर, वो हुई है कुलदीप यादव के ऊपर। तो कुलदीप अगर खेलते तो बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्टस दिखाई पड़ रहे हैं वो भी। बाकी उसी तरह से ओली पोप के सारे आंकड़े हर एक बॉलर के खिलाफ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो रूट जो कि बुमराह पर सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, बाकी किसी भी इंडियन बॉलर ने इनको कभी खास परेशान किया है नहीं। और इसी वजह से इंडिया के खिलाफ इनका बैटिंग एवरेज भी 60 के करीब का है। और उसके बाद यहाँ पर हैरी ब्रूक जो कि स्पिन पर तो फंसते ही फंसते हैं, आकाशदीप ने भी इनको काफी परेशान किया, बुमराह तो परेशान करते ही हैं, शार्दुल ने भी एक बार आउट कर रखा है। बाकी बेन स्टोक्स की कोई कमजोरी है तो वो कुलदीप यादव ही हैं। और इवन वाशिंगटन सुंदर ने भी 3 बार आउट कर रखा है, और पिछले टेस्ट मैच में तो दोनों इनिंग में आउट किया था। और उसके बाद मोहम्मद सिराज भी और बुमराह भी आउट कर चुके हैं, बुमराह ने भी इनको परेशान किया, जडेजा ने भी परेशान किया, और स्पेसिफिकली स्पिन पर थोड़ा सा बुरी तरह से फंसते हैं। बाकी जेमी स्मिथ के भी आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये पूरी इंग्लिश टीम थी जिनके बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली। लेकिन अब ये इंडियन टीम है, इनके भी प्लेयर्स का पूरा करियर का डेटा टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो आप देख सकते हैं, जो पूरा स्क्वाड है। इसके अलावा 2 और प्लेयर हैं, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे, आकाशदीप हैं और एक और प्लेयर हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप यह ध्यान रखिए तो यहाँ पर अंशुल कंबोज और साई सुदर्शन, जो इस सीरीज के पहले डेब्यू इन्होंने किया नहीं था,
साई सुदर्शन तो डेब्यू कर भी गए, हालांकि उतना खास प्रभाव छोड़ नहीं पाए, उसके बाद इनको मौका मिला नहीं। अंशुल कंबोज 24 मैचेस में 486 रन बल्ले से बना चुके हैं, 79 विकेटें भी ले चुके हैं फर्स्ट क्लास में, और अभी रिसेंट टाइम में इन्होंने एक ही इनिंग में 10 विकेटें भी ली थी। उसके अलावा इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अभी इसी कुछ ही समय पहले, 1 महीने पहले ही काफी जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, और उसी वजह से इनको बुलाया भी गया है। तो ये आंकड़े अंशुल कंबोज जो स्विंग बॉलिंग अच्छी कराते हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, हरियाणा से आते हैं, तो कमाल के ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी करियर के आंकड़े के बाद यहाँ पर आपके सामने रिसेंट फॉर्म है, जहां पर आप देखें जायसवाल जो पिछले टेस्ट मैच में तो बिल्कुल नहीं चले, लेकिन उसके पहले के दोनों टेस्ट मैचेस में एक अच्छी इनिंग तो कम से कम आई थी। बाकी केएल राहुल लगातार कंसिस्टेंटली रन बना करके दे रहे हैं। वहीं पर करुण नायर बिल्कुल भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, बड़ी माने की शुरुआत तो अच्छी करी है, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। बाकी शुभमन गिल ये भी पिछले टेस्ट मैच में नहीं चले थे, लेकिन उसके पहले 2 टेस्ट मैचेस में 3 इनिंग्स में उन्होंने एक दोहरा शतक और 2 शतक लगाए थे। तो कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़े हैं केएल राहुल और शुभमन गिल, और उसी में आप जायसवाल को भी ऐड कर सकते हैं। बाकी ऋषभ पंत तो कमाल के ऑप्शन है ही, लगातार हर मैच में एक अच्छी पारी तो कम से कम इनकी आ ही जाती है। और उसके बाद आते हैं ध्रुव जुरैल, जिनके चांसेस काफी अच्छे, इनका भी फॉर्म काफी ठीक ठाक लगा हुआ है। बाकी जडेजा, इन्होंने तो कमाल ही कर रखा है, पिछले 4 इनिंग्स में लगातार बैक टू बैक हाफ सेंचुरी है। और उसके साथ साथ सुंदर, इन्होंने भी पिछले टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में 4 विकेटें ली थी। हालांकि वो बड़ा योगदान इनका हो नहीं पाता, जो कि इनको उतनी बॉलिंग भी नहीं मिलती। तो चांसेस पूरे बन रहे हैं आज के इस मैच में, शायद कुलदीप इनकी जहां पर खेल जाए, अगर ये टीम रिस्क लेना चाहे। और इनका फॉर्म अगर आप देखें तो वो भी काफी बढ़िया लगा हुआ है, और कुलदीप खेलेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, जो कि इनके आंकड़े एज ए प्लेयर बैटल बॉलर के तौर पर काफी अच्छे हैं इंग्लिश बैटर्स के खिलाफ। और उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, जो शुरुआती 2 टेस्ट मैचेस में खेले थे, कुल टोटल 6 विकेट लेकर के गए थे। बुमराह को लेकर के तो कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकता, इवन सिराज को लेकर के भी। तो निश्चित तौर पर जब इंडियन टीम की तरफ से आप प्लेयर पिक करने आएंगे, तो आपको कम से कम 7 ऑप्शन तो मिलेंगे, लेकिन चूंकि इंग्लैंड की तरफ से 5 प्लेयर लेके जाने हैं, तो 6 ही ऑप्शन आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, या आप चाहें तो कोई एक और प्लेयर ड्रॉप कर दीजिए उधर से, या जोफ्रा आर्चर को या ब्राइडन कास्ट को, जिसको भी आप लेके जा रहे हो उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं, और 7 प्लेयर यहाँ से भी लेके जा सकते हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ खास करके जायसवाल का 67 का एवरेज है, केएल राहुल का 44 का एवरेज है, और वहीं पर करुण नायर ने तो एक 13 शतक लगाया है, बहुत पुरानी कहानी हो चुकी है, लेकिन ओवरऑल बाकी मैचेस में चले नहीं। गिल के आंकड़े हैं 54 का एवरेज, तो ये टॉप ऑर्डर के 3 बैटर्स तो काफी हद तक और आप बेस्ट ऑप्शन हो ही जाते हैं, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत, जिनके 15 मैच में 1200 से ज्यादा रन हो चुके हैं। जडेजा निश्चित तौर पर जैसी पारी इन्होंने पिछले दोनों टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में खेली हैं, इनको ड्रॉप करना वो एक काफी कड़ा डिसीजन है, लेकिन इसको लेके भी जाएंगे तो किसी जहाँ पर अगर जडेजा को आपको लेके जाना है, तो इन्हीं चारों बैटर्स में से किसी एक को ड्रॉप करके लेकर के जाना है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी सुंदर भी एक ऑप्शन हो सकते हैं अगर कुलदीप नहीं खेलते हैं, लेकिन अगर कुलदीप खेलते तो इनके 6 टेस्ट मैचेस में 21 विकेटें हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो ये अच्छे तगड़े ऑप्शन होंगे। बाकी बुमराह को लेकर के तो कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं, सिराज भी जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, इनको भी निश्चित तौर पर आप हिला नहीं सकते इनकी जगह से। बाकी इस मैदान पर केवल जडेजा ही एक ऐसे इंडियन टीम के अंदर प्लेयर हैं जो खेल चुके हैं एक टेस्ट मैच, 4 रन बनाए, 1 विकेट लिया है। फिलहाल तो मैं जडेजा को टीम में नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बाकी जो प्लेयर है ना 6, वो कौन से होंगे वो चीज आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी, जिसमें से ये चारों बैटर्स में से किसी भी एक को आप ड्रॉप करके कोई एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर या बॉलर भी आप अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर अंशुल कंबोज या कुलदीप यादव में से कोई भी एक खेल रहा है, तो निश्चित तौर पर वो आप काम कर सकते हैं। तो ये हेड टू हेड और वेन्यू के भी आंकड़े देख लेने के बाद प्लेयर बैटल भी आप जरूर देख लीजिए, लेकिन उसके पहले जो अभिमन्यु ईश्वरन है, आकाशदीप तो बाहर ही हो चुके हैं, तो इनके बारे में जानना उतना जरूरी है नहीं। अभिमन्यु ईश्वरन के आंकड़े आप जरूर देख लीजिए, 103 फर्स्ट क्लास में, जिसमें 7842 रन है, 48 का शानदार एवरेज है। बाकी फॉर्म भी काफी अच्छा लगा हुआ है। बाकी आकाशदीप को आपको मैंने बता दिया, वो अपनी खेलते दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े आपके सामने है, जिसमें जायसवाल, इनको किसी बॉलर के खिलाफ खास करके दिक्कत रही है जो इंग्लैंड की टीम की तरफ से खेल रहा हो, तो वो जोफ्रा आर्चर हैं, जिन्होंने पिछले टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में इनको आउट किया था, और अभी तक उनके खिलाफ रन नहीं बना पाए हैं। ये 4 गेंद पर 2 बार आउट हो चुके हैं, और एक्चुअली बेन स्टोक्स ने भी इनको परेशान कर रखा है। तो एक्चुअली जो पेस के साथ, अच्छी पेस और सीम के साथ बाउंसी गेंदें करता है ना, वो इनको दिक्कत देता है। तो बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर पर दिक्कतों में फंसे हैं। केएल राहुल की बात करें तो इनको कोई बॉलर वैसा खास परेशान नहीं कर पाया अभी इंग्लिश टीम के अंदर। थोड़ा सा जो रूट ने एक बार जरूर सस्ते में आउट कर रखा है, लेकिन यह आप नहीं कर सकते कि किसी स्पेसिफिक बॉलर के खिलाफ, किसी पर्टिकुलर बॉलर के खिलाफ इनको कुछ खास दिक्कत हुई है। आंकड़े भी बताते हैं। बाकी शुभमन गिल की बात करें तो ये भी जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर पर फंसते हैं, ना सिर्फ टेस्ट मैचेस में, बल्कि ये चीज आपने आईपीएल में भी देखी होगी कि जोफ्रा आर्चर इनको कई बार आउट कर चुके हैं। और बाकी बॉलर्स को तो बहुत अच्छा खेले हैं। बाकी करुण नायर, इनके खिलाफ
अगर आप देखेंगे तो एक नाम यहाँ पर ब्रैडन कार्स रहेगा, जिन्होंने इस पूरे टेस्ट सीरीज के दौरान इनको 3 बार आउट किया है ब्रैडन कार्स ने। बेन स्टोक्स ने भी 2 बार आउट कर रखा है, एक बार क्रिस वोक्स ने आउट कर रखा है। तो साफ-साफ यहीं से आपको जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं ना, वो मिल जा रहे हैं कि किसको लेकर के जाएँ। तो जोफ्रा आर्चर हो गए, ब्रैडन कार्स हो गए, ये दोनों तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें इंक्लूडिंग अगर आप देखें तो एक नाम जो बेन स्टोक्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बाकी ऋषभ पंत को किसी बॉलर ने अगर परेशान किया है तो वो नाम आपको ऐसा कॉमन दिखाई नहीं पड़ेगा। जोफ्रा आर्चर ने एक बार आउट जरूर कर रखा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इनको हुई नहीं है। ध्रुव जुरेल को, क्रिस वोक्स और जो रूट ने एक बार आउट कर रखा है। साई सुदर्शन को बेन स्टोक्स ने जिस टेस्ट मैच में खेले थे दोनों इनिंग में आउट किया था। और बाकी जडेजा के भी आंकड़े आप देख सकते हैं। और इनको किसी के खिलाफ भी कुछ खास दिक्कत हुई तो जोश टंग के खिलाफ, जो कि फिलहाल इस टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में है नहीं, तो उनके बारे में बात करना भी जरूरी नहीं है। तो यहीं से आपको क्लियर हो गया कि जोफ्रा आर्चर, ब्रैडन कार्स के साथ साथ क्रिस वोक्स अगर आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। और ब्रैडन कार्स और जोफ्रा आर्चर को जो हम बता रहे थे ना कि दोनों में से किसी एक को लेकर के जाइए, या अगर उसमें क्रिस वोक्स को भी इंक्लूड कर दीजिए तो इन तीनों में से किसी 2 को लेकर के जाइए। तो चाहे तो आप क्रिस वोक्स को ड्रॉप करिए, बाकी दोनों को लेकर के जाइए, और प्लस बेन स्टोक्स। तो वहीं पर काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी शुभमन गिल और केएल राहुल सबसे कॉमन कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन आज के इस मैच बनेंगे, जिसमें बेन स्टोक्स ये ज्यादा बेहतर मेरे हिसाब से सेफेस्ट ऑप्शन है, जिसमें जो रूट और यशस्वी जायसवाल भी 2 और नाम है जिनको आप रोटेट कर सकते हैं ग्रैंड लीग की टीमों में। और फिलहाल के लिए ये मेरी स्मॉल लीग की टीम होगी, लेकिन जो फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है उसमें मैंने दे दिया है। और पीछे तो वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया ही है कि किसको किसको लेकर के जाना है। हालांकि ये जो टीम आप देख रहे हैं ना, जिसमें आपको सुंदर भी, जडेजा भी दिखाई पड़ेंगे, ये पिछले टेस्ट मैच के बेसिस पर है, पूरी सेफ टीम है। तो अभी फिलहाल आपको फॉलो करना है इस पूरे वीडियो को, उसके बेसिस पर टीम बनानी है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल के लिंक के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है उसकी मदद से ज्वाइन करके रखना है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो ये वीडियो यहाँ पर फिलहाल करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।